संदेश लेकर सैनिक इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां तलवार की यंत्रणा की नहीं, मंत्रणा की आवश्यकता थी। हो कौन तुम? देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य। देश विदेश से आए छात्रों को भारतीय ग्रंथों, राजनीति, चिकित्सा और ज्योतिष का ज्ञान देता हूं, और समय मिलने पर भिन्न भिन्न प्रांतों के राजाओं को राजनीति और कूटनीति के विषय में परामर्श प्रदान करता हूं। अगर एक शब्द में परिचय पूछा जाए तो बस एक विद्वान हूं मैं। विद्वान मतलब आलिम। कैसे आलिम हो तुम, जिसे इतना भी इल्म नहीं कि एक बादशाह और एक आलिम के बीच कोई बराबरी नहीं होती? शहंशाह के पास वक्त नहीं होता तुम जैसे आलिम से मिलने का। विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत भाषा है ये, संसार की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा। यदि गागर में सागर भरना हो तो संस्कृत से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जो तुमने मुझसे अभी कहा, मैं उसे ऐसी जुबान में सुनना चाहूंगा जो मुझे समझ आए। सम्राट, इस श्लोक की पहली पंक्ति आपके दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि एक विद्वान और सम्राट में कोई तुलना नहीं, किंतु दूसरी पंक्ति समझाती है कि आंखें खोलिए, राजा को मात्र उसके राज्य में पूजा जाता है, किंतु विद्वान का सम्मान हर स्थान पर होता है। राजा लक्ष्मीपति होता है, किंतु विद्वान सरस्वती का पूजक होता है। धन से ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान से धन का अर्जन किया जा सकता है। तुम तो बिल्कुल उस्ताद अरस्तू की तरह बात करते हो। जब अपने गुरु का स्मरण हो ही आया है तो स्मरण रखिएगा, आज उन्हीं के ज्ञान और प्रशिक्षण के कारण आप यहां खड़े हैं। बेशक उस्ताद अरस्तू काबिल थे, मगर मैं ना मामूली इंसान हूं और ना ही मामूली बादशाह। मैं देवता ज़ीउस का बेटा हूं, आज की दुनिया का खुदा, जिसका नाम तारीख कयामत तक याद रखने वाली है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे शाह, जिसका नाम तारीख बहुत जल्द भूलने वाली है, उसने मेरे पैगाम का जवाब क्या भेजा है? इतना तो मुझे मालूम है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा भी उनके दिमाग में कुछ और है। उचित समझे आप सम्राट। जब आप मेरे आने का महत्व समझ ही गए हैं तो इतनी महत्वपूर्ण बातें यहां पंडाल के बाहर खड़े होकर करना चाहेंगे? भारत से आए इस आलिम कासिद की मेहमान नवाजी करके मुझे बेहद खुशी होगी। खुशामदीद। पुरु, हाथी वन्य पशु है, कोई गाय का बछड़ा नहीं। इसे घोड़ों की भांति युद्ध में प्रशिक्षित करना मुश्किल है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो भाई, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कड़ा परिश्रम और अभ्यास कुछ भी संभव कर सकता है। आप दोनों यहीं रुकिए, कहीं हम सबको एक साथ देखकर वो अति उत्तेजित ना हो जाए। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं पुरु, तुम संकट में पड़ सकते हो।
जब बात मेरे देश की रक्षा की हो, तब पुरु किसी भी संकट का स्वागत करने के लिए सच है। क्षमा महारानी, क्षमा। आपका इतना अपमान हुआ और हम मौन रहे। क्षमा महारानी, क्षमा 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 महारानी, क्षमा। उठो। हम चाहते थे आपकी सहायता करें महारानी, किंतु अमात्य की शक्ति के समक्ष हम सब दुर्बल थे महारानी। क्षमा महारानी, क्षमा। ये तो होना ही था, क्योंकि आप सबकी शक्ति थी आप सबकी पीड़ा, जिसे आप लोगों ने आंसू बनाकर दुर्बलता के नाम पर बहा दिया। तुम सब स्त्री हो, संसार का मूल हो। यदि तुम पुरुष को जन्म दे सकती हो, तो पुरुष के समक्ष दुर्बल कैसे हो सकती हो? किसी का भी पथ बलशाली नहीं होता। यदि बलशाली होता है तो उसका आत्मबल, उसका स्वयं पर विश्वास। ये अराजकता अब अधिक समय तक नहीं रहेगी। आवश्यकता है तो उसके आने की, जो आप सबके बल को पुकार सके, आप सबके भीतर के भय को निकाल सके, और इस भय का अंत करेगा मेरा पुत्र पुरु। अमात्य और उसके पाप अब कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं, क्योंकि मेरा पुत्र पुरु लौटेगा। तुम्हें तो आज मैं साथ कर ही रहूंगा मित्र।
जानते हो, आचार्य चाणक्य यहाँ होते तो कहते कि कभी कभी मित्र बनाने के लिए शत्रु वाला व्यवहार करना आवश्यक है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम भारतीयों के लिए भोजन अत्यधिक पवित्र है, क्योंकि यह जीवन देता है, कर्म करने की क्षमता देता है। इसलिए भोजन को हम ईश्वर का प्रसाद मानते हैं और प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व उसे ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे व्यक्ति को अन्न की शक्ति प्राप्त होती है और उसका ओज भी बढ़ता है। तुम्हारे भारत के रिवाज जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आलम। मैं तुम्हारे मुल्क में मिलने नहीं, उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने आया हूं। मैसेडोनिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है और बहुत जल्द भारत भी उसी सल्तनत का हिस्सा होगा। भारत को वश में करना था तो संधि संदेश भेजकर इतने लोगों का श्रम व्यर्थ क्यों करवाया सम्राट? भारत पर आक्रमण करके, हमसे युद्ध करके आप अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। अन्य स्थानों पर आपने ऐसा ही तो किया ना। फिर हमारे लिए संधि संदेश क्यों? समझदार इंसान के हर कदम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके पीछे भी मेरे पास एक वजह है जो कि तुम बहुत जल्द जान लोगे। विद्वान वो जो वर्षा होने से पहले वायु परीक्षण से जान ले कि कहां, कब और कितनी वर्षा होगी। पोरस, यही है ना आपके भारत आने का कारण? समझदारों से बात करना कितना आसान हो जाता है ना। तक्षशिला के शाह ने बातचीत के लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। हाँ, तक्षशिला से सुलह तरीक के पीछे वजह पोरस ही है। अब सौदे की बात करें। यदि एक व्यक्ति के प्राण जाने से सहस्त्रों को प्राणवायु मिले तो यह बलिदान नीति विरुद्ध नहीं, व्यापार सीधा साधा है। आप तक्षशिला के मित्र बनकर रहेंगे और तक्षशिला नरेश आपको पोरस सौंप देंगे। तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी, और बदले में आप तक्षशिला में किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्या सम्राट को स्वीकार?
मंजूर है। पोरस कहां है? जिसे रोक नहीं पा रहे उसे सिखाओगे क्या पुरु? हाथी पर नियंत्रण पाना असंभव है। लौटो। लौटना तो होगा, पर मुझे नहीं, उस अलेक्जेंडर को। यदि उसे खाली हाथ लौटाना है तो आज पुरु यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, जाओ पुत्र, और इस प्रकार युद्ध करना कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र सदियों तक तुम पर गर्व कर सके। मातृभूमि के लिए यह युद्ध मेरा उत्तरदायित्व है। प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूं, पोरस का कटा हुआ सिर। अतिथि से पहली भेंट में हमारे यहाँ उसे कुछ भेंट दी जाती है, जो मैं आपके लिए लाया हूं सम्राट। तोहफा हमें पसंद आया और यकीन है कि इस तोहफे के जरिए जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो भी हमें पसंद आएगा। इस वस्त्र को फाड़ने का प्रयास कीजिए सम्राट।
सावधान, यदि वस्त्र फट गया तो किसी कार्य का नहीं रहेगा। वस्त्र यदि अपनी इच्छा से बुना हुआ हो तो उसे फाड़ना नहीं पड़ता। बस उचित धागे को खींचिए और वस्त्र फिर से आपके सामने धागा बनकर उपस्थित होगा, जिसे फिर आप मनचाहे रूप में बुन सकते हैं। अगर सम्राट संदेश समझ गए हो तो कल प्रातः फिर भेंट होगी। नमस्कार। बुद्धि विवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम्। भाषा बड़ी समस्या होती है भाई। पर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन में उतनी ही सहजता आ जाती है। जाओ, कल के लिए इस हाथी को सच करो। मेरे लिए तुम्हें कल एक काम करना होगा लाची। क्या पुरु? पहले वचन दो कि तुम मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करोगी। ये तो आग्रह सुनकर ही बताया जा सकता है। तुम पहले से अधिक खट्टी हो गई हो लाची। सुनो, अब हमें अलेक्जेंडर से कोई भय नहीं। तक्षशिला और उसकी प्रजा सुरक्षित है। किंतु इस सुरक्षा का मूल्य समझ रहे हैं आप पिताश्री? क्या अपनी सुरक्षा के लिए हम पुरु के प्राण शत्रु के हाथों में दे देंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री, जिसके आभार के भार तले हम ही नहीं हमारा पूरा राष्ट्र झुका है? क्या उसी के साथ छल कर देंगे हम? अलेक्जेंडर कल तक हमारा शत्रु था, क्योंकि हमें उससे हानि का भय था। परंतु आज वह हमारा मित्र है, और जिससे हमें हानि हो सकती है वो पुरु हमारा दुश्मन है। हमें केवल अपने लाभ के विषय में सोचना है अम्बित कुमार। भेड़िया रक्तपान करना नहीं छोड़ सकता। आज आपका मित्र है, कल आप पर ही तलवार उठाएगा वो। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और साहस की सीमा बढ़ानी होगी। यदि हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचेंगे तो तनिक सोचिए, इस राष्ट्र का क्या होगा, भारत का क्या होगा? कौन सा राष्ट्र, कौन सा भारत? तुम्हारा राष्ट्र तक्षशिला है। पुरु की भांति अखंड भारत का राग अलापना बंद करो। हमारा कर्तव्य है केवल तक्षशिला की रक्षा करना। नहीं पिताश्री, यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।
इतिहास वो लिखवाते हैं जो शासन करते हैं। राजा का कर्तव्य अपने निर्णय से सभी को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और प्रजा के लिए उचित निर्णय लेना होता है। और मैं एक राजा होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। अंबी कुमार को राजनीति की कुछ सीख दें आचार्य। एक युवराज होकर भी एक राजा के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है ये। उचित अनुचित कुछ नहीं होता तक्षशिला नरेश, सब कुछ दृष्टिकोण है। निर्भर करता है कि हम किसके दृष्टिकोण से कहानी सुना रहे हैं और सुनने वाला उसे किस दृष्टिकोण से समझ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? महाराज, सूर्य चंद्रमा से लाखों गुना बड़ा है, फिर भी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है तो दिन में अंधकार कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रमा अचानक सूर्य से बड़ा हो गया। ग्रहण हमारे दृष्टिकोण में है, सूर्य चंद्रमा के आकार में नहीं। वैसे ही एक शक्तिशाली सम्राट के सामने झुककर अपनी प्रजा की रक्षा करना आपके अनुसार उचित है, किंतु उसका सामना करके अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंबी कुमार का दृष्टिकोण भी अनुचित नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है महाराज, आपका निर्णय जो भी हो वो पूर्णतः स्पष्ट हो और उसके आज के और आने वाले कल के परिणाम हम समझ सकें। निर्णय आपको लेना है, क्योंकि राजा आप हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं आचार्य कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसमें तक्षशिला का भला निहित है। तो फिर आदेश दें, कल प्रातः पुरु को यवनों को कैसे सौंपना है? इसे शब्दों में समझाना कठिन होगा आचार्य, मेरे साथ आइए। अलेक्जेंडर यहां से हिंदुकुश के पर्वतों को पार करते हुए दक्षिण में आकर ये पर्वतों को पार करके जैसे ही तक्षशिला में प्रवेश करेगा और हम यहां तक्षशिला और हिंदुकुश पर्वतों के मध्य में अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर का स्वागत करने को उपस्थित होंगे। योजना के अनुसार पुरु यहां और यहां दोनों ओर अपनी सेना के साथ छिपा होगा और अलेक्जेंडर के सामने आते ही पुरु की अपेक्षा होगी हम अलेक्जेंडर पर आक्रमण कर देंगे, किंतु ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी भूमिका वही समाप्त और प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। आज का सूर्योदय हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है पिताश्री। मातृभूमि पुकार रही है पिताश्री, अलेक्जेंडर के पंजे से उसकी रक्षा करने के लिए, और उसी के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुरु।
हम तुम्हारे मन का अंतर्द्वंद समझ सकते हैं पुत्र। एक और तुम्हारी माता संकट में है, जिसे आशा है कि उसका पुत्र उसके लिए लौट कर आएगा, और दूसरी ओर तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध पर जाना है। जननी और जन्मभूमि में से किसी एक को चुनना था मुझे, और आप तो समझ सकते हैं ना कि आपके पुरु ने ऐसा क्यों किया। समझते हैं, क्योंकि तुम्हारी माता ने हमें अखंड भारत का अर्थ समझाया था। उसी ने हमें समझाया कि यदि विदेशियों से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाना होगा। और जिस समय वो भले हमारे साथ ना हो, किंतु जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्र ने उसे नहीं बल्कि उसके मातृभूमि को चुना, तो उसका सिर गर्व से उठ जाएगा। किसी के लिए भी ये कहना सरल है कि वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, किंतु जब उसी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आता है तो ऐसा बलिदान करना सरल नहीं होता। इसलिए तुम विशेष हो पुरु, क्योंकि राष्ट्रहित में अपनी जननी की सुरक्षा तक का बलिदान कर देने का साहस है तुम में। एक पुत्र ने हमें अपमानित किया, परंतु तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पर एक पुत्र के लिए अपने पिता को कष्ट में देखना बहुत कष्टदायी होता है पिताश्री। मैं आपको ऐसे दुर्बल नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ये विलाप का समय नहीं है युवराज पुरुषोत्तम, ये पौरवराज का आदेश है। उठो युवराज, अपनी तलवार दो हमें। देखा, कौन कहता है हम दुर्बल हैं? पौरव राष्ट्र का युवराज, भारत का रक्षक भी बिना कोई प्रश्न किए हमारे आदेश का पालन करता है। अभी तो इतनी शक्ति शेष है कि ये तलवार लेकर तुम्हारे साथ युद्ध में जा सके। जब हम मां को लेने जाएंगे तब आप अवश्य मेरे साथ चलेंगे पिताश्री, पर मातृभूमि के लिए यह युद्ध मेरा उत्तरदायित्व है। जाओ पुत्र, और इस प्रकार युद्ध करना कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं
बल्कि पूरा राष्ट्र सदियों तक तुम पर गर्व कर सके। पोरस विरुद्ध सिकंदर 327 ईसा पूर्व। तक्षशिला अध्याय। ज़्यूस के बेटे अलेक्जेंडर से बेहतर और कोई नहीं। आज ऐसी क्या वजह हुई कि मलिका फौज के साथ कूच करने को तैयार है? वजह आप जानते हैं शाह। अगर मिलने की वजह वो है तो आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जंग के लिए नहीं, सुलह के लिए जा रहे हैं, और सुलह में वो मौजूद नहीं रहेगा। शाह, एक मामूली सूबे से सुलह के लिए इतना बेकरार नहीं हो सकते। मुझे यकीन है कि आपकी इस बेचैनी का सबब वो पोरस ही है, और यही वो वजह है कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, ताकि जब आपका सामना उस पोरस से हो तो उस चुभन का दर्द मैं आपके चेहरे पर खुद देख सकूं। कई बार मैं सोचता हूँ रोक्सेन कि तुम में ऐसा क्या है जिसने मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये तीखी सोच, ये कातिल आंखें, और मेरे सामने खड़े होकर बेखौफ अपनी सोच रखने का यह हुनर, शायद यही है जो मुझे तुमसे और मोहब्बत करने पर मजबूर करता है। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूं, पोरस का कटा हुआ सिर। कटे हुए सिर के तोहफे देना या लेना तुम्हें बेहद पसंद है ना रोक्सेन? तुमने मुझे टरायस का सर तोहफे में दिया, मैं तुम्हें पोरस का सर दूंगा। आओ मेरे साथ, आज तुम्हें मालूम चल जाएगा कि दुनिया मुझे सिकंदर क्यों कहती है। अम्बी कुमार, तक्षशिला का ध्वज लहराकर पुरु को संकेत दिया जाए कि सभी कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, ताकि उसे हम पर संदेह न हो। अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा। सब सजा अस्ती। हाँ पुरु,
किंतु लाची का मैंने उसे अतिरिक्त सहायक बल की कमान दी है। आवश्यकता पड़ने पर वो मेरे संकेत पर आ जाएगी। गुरु, तक्षशिला की सेना अभी तक आई नहीं। क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? जब स्वयं पर विश्वास हो तब किसी और द्वारा किया गया विश्वासघात हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। वो देखो, तक्षशिला की सेना। अंबी कुमार, तक्षशिला का ध्वज लहराकर पुरु को संकेत दिया जाए कि सभी कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, ताकि उसे हम पर संदेह न हो। हवाएं दिशा बदल रही हैं भाई। आज हवाएं चाहे किस भी दिशा से क्यों ना आए, अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा। हाँ पुरु, उसके अंत के लिए हम सज्ज हैं। परंतु ये अलेक्जेंडर है कहां? वो आ रहा है अस्ति। जितना हमने पोरस को देखा है, क्या तक्षशिला वाले उसे इतनी आसानी से काबू करके हमें सौंप पाएंगे? उसकी इन्हें बहुत बड़ी कीमत मिल रही है फेस्टियन। पोरस को सौंपने के बदले वो लोग तक्षशिला की तबाही से बच रहे हैं। और रही बात पोरस की, वो हमें चौंकाएगा जरूर। हमें तैयार रहना होगा फेस्टियन, क्योंकि और लोगों के साथ साथ मैं भी उस पल के लिए बेताब हूं जब मेरी मुलाकात पोरस से होगी।
क्या लिखा है इस पत्र में? तक्षशिला पुरु के साथ मिलकर अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज है। इतने गंभीर विषय पर आप हंस क्यों रहे हैं तामश्री? क्योंकि आज पुरु का अंतिम दिन है। कैसे? गिरगिट अपना रंग आसपास के रंग के समान करता है। तंभिराज वो गिरगिट है जो अलेक्जेंडर के सामने आते ही अपना रंग बदलेगा, क्योंकि तक्षशिला के रक्त में ही छल कपट और घात है। वो पुरु के साथ जाएंगे अवश्य, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। अर्थात अकेला पुरु यवनों की सेना के सामने होगा। अर्थात आज के सूर्यास्त के साथ ही पुरु का जीवन भी अस्त हो जाएगा। ईश्वर ने हमारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए कोसों दूर यवन से योद्धा भेजा है। हमारा कार्य अलेक्जेंडर पूरा करेगा। मैं उन्हें देख सकता हूं। अलेक्जेंडर अपनी सैन्य शक्ति के साथ आ रहा है। और वो आक्रमण कब करना है? अभी नहीं भाई, उन्हें थोड़ा और निकट आने दो। मुझे आज्ञा दें महाराज, मुझे जाना होगा। ऐसा क्यों आचार्य? आज का दिन तो इतिहास में स्मरण रखा जाएगा, जिसके साक्षी बनिए। वही इतिहास व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है महाराज। इतिहास गवाह है कि अलेक्जेंडर के किसी भी युद्ध की समाप्ति बिना रक्तपात के नहीं हुई। यहां खड़े होकर वीरों को जान गंवाते देखने से श्रेष्ठ होगा कि मैं प्राण बचाने का कार्य करूं। नमस्कार। आक्रमण का संदेश भेजो। नहीं भाई, यदि हमने दूर से प्रहार किया तो उनके धनुर्धर्म पर आक्रमण कर देंगे। एक बार वो पास आ जाए फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमारे और निकट आने दो। पोरस कहाँ है? भाई, संकेत भेजो।
अपनी फौज में इतने विशाल दरिंदे पाल रखे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हाथी कहां से आ गए? उसका नाम पुरु है पिताश्री। वो एक मार्ग बंद होने पर दूसरा खोजता नहीं, दूसरा मार्ग बनाकर पहले से ही सज्ज रहता है। तुमने सही कहा था पुरु। इन हाथियों के आगे अलेक्जेंडर की घोड़ों की सेना नहीं टिक पाएगी। अलेक्जेंडर ने अपने स्वप्न में भी इस तरह की कल्पना नहीं की होगी। अब योजना के अगले चरण का प्रारंभ किया जाए भाई। पुरु ने संकेत भेज दिया है। चलो। मैं जानता हूं तुम यही कहीं हो पोरस। बस कुछ और कदम आगे बढ़ो अलेक्जेंडर। मेरे भारत में तुम्हारा स्वागत है अलेक्जेंडर। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हमारे सारे सैनिक इस जंग में मारे जा रहे हैं। इस तरह तो हम ये जंग हार जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें अलेक्जेंडर? बताओ अलेक्जेंडर।
रॉक्सेन कहाँ है? तुम ठीक तो हो ना रॉक्सेन? जिसे देखने की उम्मीद में तुम यहां आई थी, यह तमाशा उसी ने खड़ा किया है। और जहां तक मुझे लगता है पोरस यहीं कहीं है। और यकीन मानो मेरा, वो हमें देख रहा है, पर यह है कहां? पोरस! मैंने तुम्हें फारस में चेतावनी दी थी अलेक्जेंडर। यदि तुमने मेरे भारत देश में कदम भी रखा तो तुम्हें समाप्त करके इसी माटी में मिला दूंगा। आज तुम्हारी जीवन और विजय यात्रा दोनों समाप्त होंगी। अलेक्जेंडर, लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। पिछली बार तो मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, पर इस बार नहीं। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं। पिछली बार तो मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया अलेक्जेंडर, पर इस बार नहीं। जो दशा मैंने तुम्हारी सेना की वो मात्र एक नमूना था अलेक्जेंडर। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं। ये तो वक्त बताएगा पोरस कि तुम मुझे झुकाते हो या मैं तुम्हारा कटा हुआ सर ले जाकर किसी को तोहफे में देता हूं। मैं तुम्हारी लाश पे पैर रखकर तुम्हारे मुल्क के तख्त पर कब्जा करूंगा पोरस।
और दुनिया को मिसाल दूंगा कि सिकंदर का मुकद्दर बनने का ताब किसी में नहीं है। और अब तो तक्षशिला भी तुमसे गद्दारी कर चुका है, मेरी हुकूमत कबूल कर चुका है। मगर अफसोस कि अब कोई नहीं है तुम्हारा इस जंग में साथ देने के लिए, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ख्वाब को मिट्टी में मिलता देखने के लिए। याद तो मुझे पहले से ही था अलेक्जेंडर, इस समय आने पर तक्षशिला हवा के भांति अपनी दिशा बदल ही देगी और मातृभूमि की रक्षा के इस युद्ध पर पुरु को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम्हें खदेड़ने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। गौर से देखो सिकंदर, मेरी छोटी सी सेना के एक प्रहार ने तुम्हारे सैन्य बल को तहस नहस कर दिया। वहां देखो किस प्रकार तुम्हारी सेना अपने प्राण बचाकर यहां वहां भाग रही है। ये वचन है मेरा कि मैं तुम्हारी दशा इससे भी बदतर कर दूंगा। गौर से देखो इसे रफ्ते, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार जब तुम इस भारतीय को देख रही हो। जीवन में पहली बार अलेक्जेंडर ने हार का सामना किया है पिताश्री। अब उसकी अवस्था एक घायल सिंह जैसी। अब भी विलंब नहीं हुआ है पिताश्री, हमें इस युद्ध में पुरु का साथ देना चाहिए। हम इस अलेक्जेंडर नाम के संकट को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा सकते हैं। मूर्खतापूर्ण बात मत करो कुमार, यह अलेक्जेंडर है। कुछ दस्यु और हाथी मिलकर उसे परास्त नहीं कर सकते। पर पिताश्री, कहा ना मैंने, तक्षशिला किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यह युद्ध पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में था और उन्हीं के बीच में रहेगा। अलेक्जेंडर ने बहुत बड़ी चाल चली। आंख से हाथी भयभीत हो रहे हैं।
साथ सैनिकों, आधी से ज्यादा दुनिया पार करके हम यहां तक पहुंचे। फारस और मिस्र जैसी फौजी ताकतें भी हमारे सामने झुकी। इसलिए उन्हें इस आग से नहीं डरना चाहिए जिसकी अगुवाई खुद ज़ीउस का बेटा कर रहा है। इसलिए आगे बढ़ो और अपने खून से दुश्मन की सरजमी पर अपनी बहादुरी की दास्तान लिखो। हुजूर, आगे बढ़ने से पहले हमें इन हैवान जानवरों पर काबू पाना होगा। हुजूर, अगर ये आग बुझ गई तो ये जानवर हमारी फौज पर दोबारा हमला कर देंगे। इन जानवरों को कैसे रोका जाए? अभी बताता हूं। जलगार पुरु ने आप सबको यहाँ से जाने का संकेत दे दिया है। आप सभी को यहाँ से निकल जाना होगा। जानती हूँ कि आप सब यहाँ रहकर पुरु की सहायता करना चाहते हैं, परंतु पुरु नहीं चाहता कि इस युद्ध में आप अपने प्राण संकट में डालें। भाई, सुनिश्चित करना कि सभी यहाँ से सुरक्षित निकल पाए। और तुम कहाँ जा रही हो? पुरु ने मुझे एक और कार्य सौंपा है। नहीं लाची, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं भाई, बड़े विश्वास के साथ पुरु ने मुझे ये कार्य दिया है और इसे पूरा किए बिना मैं नहीं निकल सकती। लाची, मैसेडोनिया के नश्तर दुनिया की हर मुश्किल को भेद सकते हैं। हर जानवर की एक कमजोरी होती है जिसे इस तरह खत्म किया जाता है। तुम मैसेडोनिया के सिपह सालारों, आगे बढ़ो और दिखा दो दुनिया को कि तुम हर जंग जीतने के काबिल हो। दुनिया में आज तक कोई जानवर पैदा नहीं हुआ पूरा
जो अलेक्जेंडर को अपने काबू में कर सके। इस जानवर का हश्र तो तुम देख चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। बस कुछ क्षण और पुरु के साथ साथ ये युद्ध भी समाप्त। पुरु का सामर्थ्य उसकी सेना या उसके शस्त्रों में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में। मुझे विश्वास है पुरु अलेक्जेंडर को मात देने की कोई ना कोई योजना अवश्य खोज लेगा। पीछा करो इसका। पुरु अब क्या? अलेक्जेंडर स्वयं को विजयी समझ बैठा है अस्ति। वो मुझे भागता देख मेरा पीछा अवश्य करेगा। उसको मेरे पीछे लाना मेरी योजना है। तुम करना क्या चाहते हो पुरु? तुम्हें ज्ञात हो जाएगा भाई। तुम हमारी सारी सेना को लेकर यहां से सुरक्षित निकलो। ठीक है पुरु। ये पुरु झेलम की ओर क्यों जा रहा है? ये मार्ग तो पौरव राष्ट्र की ओर जाता है। चल क्या रहा है उसके मस्तिष्क में? जब व्यक्ति की मृत्यु उसके समक्ष दिखती है तो वो केवल अपने घर की ओर भागता है। गुरु को समझ आ गया है कि अलेक्जेंडर से उसे कोई नहीं बचा सकता, तो बस अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो पौरव राष्ट्र की ओर भाग रहा है। निकट से देखते हैं इस भगोड़े का अंत क्या होगा। चलो सारथी। जितना भाग सकते हो भागो पूरा, क्योंकि तुम्हारी दौड़
मेरे कदमों में गिर के खत्म होगी। ऐसा है तो रोक कर दिखाओ अलेक्जेंडर। यदि रोक पाओ तो भेजो अपनी सेना को। पुरुष सामने खड़ा है, जवाब दो इसे।
बहुत अच्छा लड़ते हो पोरस, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अपने सिपाहियों का वक्त जाया करूं। इसकी तकदीर और मौत मेरे हाथों लिखी जानी है। पीछे हटाओ। नहीं पुरु, जो तुम मुझे कह रहे हो वो मेरे लिए कर पाना असंभव है। लाची, तुम्हें वो कार्य करना ही होगा अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए। मैं कुछ भी करके अलेक्जेंडर को सेतु पर आने पर विवश कर दूंगा और फिर तुम्हें वो कार्य करना होगा। लाची, मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम्हारी बात अस्वीकार देना संभव होता। तुम ऐसे नहीं जा सकते पोरस, तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा।
वर्षों पहले यही नवजात पुरु मेरी गोद में आया था, क्योंकि उसे जीवित रहना था अपनी मातृभूमि का रक्षक बनने के लिए। इतिहास स्वयं को दोहराता है और दोहराया भी। पुरु आज फिर से बेसुध अपनी झेलम माँ की गोद में आ गिरा। कोई भी युद्ध बिना बलिदान के पूर्ण नहीं होता, पर युद्ध में विश्वासघात भी होते हैं। हैरान थी मैं ये सोचकर कि यदि तक्षशिला ने इस युद्ध में पुरु का साथ दिया होता, विश्वासघात न करता, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता? सिकंदर के लिए, पुरु के लिए और भारत पर उसका प्रभाव क्या पड़ता? पूरे संसार के लिए ये युद्ध का अंत था, किंतु मैं जानती थी ये पुरु और सिकंदर के महायुद्ध का केवल पहला अध्याय था। आरंभ अभी होने को था। एक पुत्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। अब उसकी मां का धर्म था कि अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करे। धन्यवाद नहीं कहोगे दस्युलोक का? वही तो तुमने सीखा कि पानी में इतनी लंबी देर तक श्वास कैसे रोक कर रखते हैं। अब नाटक बंद करो पुरु और आंखें खोलो। पुरु, उठो पुरु, पुरु अपनी आंखें खोलो। पुरु, पुरु, उठो पुरु। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी आंखें खोलो पुरु। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। पुरु, लाची, ये उपहास क्यों किया? लाची, जो जैसा करता है नियति पलटकर उसको वैसा ही फल देती है। लाची, तुम्हें याद नहीं? तुमने भी एक बार मुझे ऐसे ही डराया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब तक लाची पुरु के साथ है, भला पुरु को क्या हो सकता है?
पुरु, तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? उस सेतु को नष्ट क्यों करवाया? और क्यों तुम चाहते थे कि अलेक्जेंडर ये मान ले कि तुम मर चुके हो? क्योंकि अलेक्जेंडर को विश्वास दिलाना आवश्यक था लाची कि मैं मर चुका हूं। मुझे मरा हुआ देख वो थोड़ा शांत तो अवश्य हो जाएगा, जिससे मुझे अपना अगला प्रहार सच करने के लिए समय मिल जाएगा। यदि उसने स्वयं मुझे अपनी आंखों से मरा हुआ नहीं देखा होता तो वो मेरा पीछा करते हुए पौरव राष्ट्र पहुंच जाता। और इसीलिए तुमने वो सेतु नष्ट किया, ताकि यदि अलेक्जेंडर चाहे भी तब भी वो पौरव राष्ट्र तक पहुंच ना पाए। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। लाची, अब भला तुमसे कोई प्रेम ना करे तो क्या करे? इतनी समझदार हो तुम। अलेक्जेंडर बहुत शातिर है, जानते हो? ये आश्वस्त करने के लिए कि तुम मर चुके हो, वो स्वयं झेलम में कूद पड़ा। मुझे लगा कि वो बाहर आ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जब तक उसके लोगों ने उसे खींचकर बाहर नहीं निकाला तब तक वो झेलम के भीतर ही रहा। मुझे आभास था लाची कि वो कुछ ऐसा ही करेगा, पर वो अलेक्जेंडर इस बात से अनजान है कि मैं एक दस्यु था जो एक कछुए की भांति लंबे समय के लिए अपनी सांस पानी के नीचे रोक सकता है। पर अच्छा है मां झेलम ने उस पर दया दिखाई, क्योंकि यदि मां झेलम उसके प्राण ले लेती तो उसका ये बेटा पुरु वो क्या करता? उठिए शाह, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। खुदा का शुक्र है हुजूर, कोई तकलीफ तो नहीं। तुम कुशल तो हो ना पुरु? हाँ भाई, पर वो कहाँ है? वो भीतर।
इतने बेचैन क्यों हैं आप लोग? देखो, मैं खैरियत से हूं, कुछ नहीं हो सकता आपके शाह को। सिर्फ देवता ज़ीउस की औलाद ही नहीं, खुद देवता हूं मैं। और देवता मरते नहीं हैं, इसलिए आपका अलेक्जेंडर भी कभी नहीं मरेगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। अम्बिराज के विश्वासघात के पश्चात आपके प्राणों का भय लगने लगा था हमें महाराज, किंतु आप यहाँ तक पहुंचे कैसे?